पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के साधन। अब हम पूर्व चर्चा से जान चुके हैं कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग का जो पुनर्योगज डीएनए तकनीकी तभी संपादित हो सकता है जब हमारे पास तकनीकी साधन जैसे प्रतिबंध एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, संवाहक व परपोषी जीव हो। अब इनमें से कुछ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला है प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम में वर्ष 1963 में दो एंजाइम पृथक किए गए जो ई कोलाई में जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को रोक देते हैं। इनके एक डीएनए से मिथिल समूह को जोड़ता है। इनका जो एक डीएनए होता है मिथिल समूह से जोड़ता है, जबकि दूसरा डीएनए को काटता है। पहला डीएनए जोड़ता है, दूसरा डीएनए काटता है। बाद वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज कहा जाता है। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज हिंद सेकेंड, जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड विशिष्ट क्रम पर निर्भर है। जिसका कार्य क्या है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड विशिष्ट क्रम पर निर्भर है। यह 5 वर्ष बाद पृथक किया और पहचाना गया। ऐसा पाया गया कि हिंद सेकेंड जो होता है डीएनए अणु को उस विशेष बिंदु पर काटता है जहां पर 6 क्षारक युग्म को बेस पेयर को एक विशेष अनुक्रम होता है। इस विशिष्ट क्षारक अनुक्रम को हिंद सेकेंड को पहचान अनुक्रम कहते हैं। हिंद सेकेंड के अलावा आज 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में जानकारी है, जो जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेदों स्ट्रेस में पृथक किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न पहचान अनुक्रमों को पहचाने हैं। इन एंजाइमों के नामकरण में परंपरानुसार नाम का पहला शब्द वंश व दूसरा एवं तीसरा शब्द प्राकेंद्रिकी कोशिका की जाति से लिया गया है, जिनमें से ये पृथक किए गए हैं, जैसे इको आरआई, एस्चेरिचिया कोलाई, RY13, इको आर फर्स्ट में वर्ण आर प्रभेद के नाम से लिया गया है। नाम के बाद रोमन अंक उस क्रम को दर्शाते हैं जिसको जीवाणु के प्रभेद से एंजाइम पृथक किए गए थे। प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लिएजेज कहलाने वाले एंजाइम के बड़े वर्ग में आते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लिएजेज कहलाने वाले एंजाइम के बड़े वर्ग में आते हैं। एक्सोन्यूक्लिएज 2 प्रकार के होते हैं। एक्सोन्यूक्लिएज जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं एवं एंडोन्यूक्लिएज एक्सोन्यूक्लिएज डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग कर देते हैं। एंडोन्यूक्लिएज जो होते हैं एंडोन्यूक्लिएज डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग कर देते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लिएज डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थान पर काटते हैं। एंडोन्यूक्लिएज डीएनए जो होते हैं भीतर विशिष्ट स्थान को काटते हैं। प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए अनुक्रम की लंबाई को निरीक्षण के बाद कार्य करता है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए अनुक्रम की जो लंबाई होती है, लंबाई के निरीक्षण के बाद कार्य करता है। जब यह अपना विशिष्ट पहचान अनुक्रम पा जाता है तब यह डीएनए से जुड़ता है। तब यह क्या करता है? डीएनए से जुड़ जाता है तथा द्विकुंडली की दोनों लड़ियों को शर्करा फास्फेट आधार स्तंभों में विशिष्ट केंद्र पर काटता है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है। ये दिया गया है इसमें। प्रतिबंधन एंजाइम इको R1 की क्रिया का पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के चरण दिए गए हैं। प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया। क्या आप जानते हैं कि पैलिंड्रोमी क्या है?
ये वर्णा के समूह हैं जिन्हें आगे व पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है, जैसे कि मलयालम शब्द पैलिंड्रोम और डीएनए पैलिंड्रोम में अंतर है। डीएनए में पैलिंड्रोम क्षारक युग्मकों का एक ऐसी अनुक्रम होता है जो पढ़ने पर अभिविन्यास को समान रखने पर दोनों लड़ी में एक जैसे पढ़ा जाता है। उदाहरण, निम्न अनुक्रम को 5 से 3 दिशा में पढ़ने पर दोनों लड़ियों में एक जैसे पढ़ा जाएगा, 3 से 5 दिशा में पढ़ा जाएगा, तब भी यह बात सही है। इसमें ये दिया गया है। फिर इसके बाद है प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए लड़ी को पैलिंड्रोमिक स्थल के केंद्र से थोड़ी दूरी पर लेकिन विपरीत लड़ियों में दो समान क्षारकों के बीच काटता है। दो समान क्षारक के बीच में काटता है जिसके फलस्वरूप सिरों पर एक ही लड़ी भाग रह जाता है प्रत्येक लड़ी में प्रबली फैलाव मिलते हैं जिन्हें चिपचिपा रिष्टि शिरा कहते हैं। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये दिया गया है। यह पुनर्योगज डीएनए तकनीकी का आरेखीय प्रदर्शन। अपने पूरक कटे प्रतिरूप के साथ हाइड्रोजन आबंध बांड बनाते हैं। शिरा का यह चिपचिपा एंजाइम डीएनए लाइगेज में कार्य की सहायता प्रदान करता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के पुनर्योगज अणु बनाने में किया जाता है, जो विभिन्न स्रोतों तथा जीनोमों में प्राप्त डीएनए से मिलकर बना होता है। एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपा शिरा होता है, जो डीएनए लाइगेज की सहायता से आपस में किनारों पर जुड़ा होता है। आप पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे कि सामान्यतः जब तक संवाहक व स्रोत डीएनए एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा नहीं काटे जाते हैं, तब तक पुनर्योगज संवाहक अणु निर्माण नहीं हो सकता है। डीएनए खंड का पृथक्करण एक विलगन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है। इन खंडों को एक तकनीकी द्वारा अलग कर सकते हैं जिसे जैल वैद्युत का संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। चूँकि डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित चार्ज्ड अणु होते हैं, इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में माध्यम में आधात्री द्वारा एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजकर अलग कर सकते हैं। आजकल बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला माध्यम एगारोज है, जो समुद्री घास सीवीड्स में निकाला गया है। एक प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर है। डीएनए खंडों को एगारोज जेल की छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग करते हैं। इस कारण खंड जितने छोटे आकार के होंगे वे अधिक दूरी तक जाएंगे। अनुमान लगाइए कि जेल के किस सिरे पर प्रतिदर्श सैंपल लादा गया था। पृथक्कृत डीएनए खंडों को तभी देख सकते हैं जब इस डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से विरंजित कर पराबैंगनी विकिरणों से अनावृत करते हैं। आप शुद्ध डीएनए खंडों को दृश्य प्रकाश में बिना विरंजित किए नहीं देख सकते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड विरंजित स्टैंड जेल को पराबैंगनी प्रकाश के अनावृत करने पर डीएनए की चमकीली नारंगी रंग की पट्टी दिखाई पड़ती है। डीएनए की पृथक्कृत पट्टियों को एगारोज जेल के काट कर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों से निष्कर्षित एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को सालन और इलूशन के कहते हैं। इस तरह से शुद्ध किए गए डीएनए को क्लोनिंग संवाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए निर्माण में उपयोग किया जाता है। ये है डीएनए एक प्रारूपी एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो असार व संग्रहणी डीएनए खंडे को समूह को स्थानांतरण प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा है इसमें क्लोनिंग संवाहक। आप जानते ही हैं कि प्लाज्मिड व जीवाणुभोजी जीवाणु कोशिकाओं में बिना गुणसूत्रीय डीएनए नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने की क्षमता रखते हैं। जीवाणुभोजियों की प्रत्येक कोशिका में काफ़ी अधिक संख्या होने से जीवाणु कोशिका में इनके जीनोम की कई प्रतिकृति मिलती हैं। कुछ प्लाज्मिड की प्रति कोशिका केवल एक या
दो जबकि कई प्रतिकृति मिलती हैं। कुछ एक या दो जबकि दूसरों की 15 से 100 प्रतिकृति मिलती है। इनकी संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। यदि हम विजातीय डीएनए खंड को जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सकें तो इनकी संख्या को भी जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड की प्रतिकृति संख्या के समान गुणित कर सकते हैं। वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे संवाहक इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं कि इन्हें बाहरी डीएनए से जोड़ने व पुनर्योगजों के चयन में सहायता मिलती है। संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु निम्न विशेषताओं की आवश्यकता होती है। पद यह प्रतिकृतियन का उत्पत्ति ओरी का प्रारंभ। यह वह अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है और जब कोई डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृतियन कर सकता है। यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। इसलिए यदि कोई लक्ष्य डीएनए की काफ़ी संख्या प्राप्त करना चाहता है तो इसे ऐसे संवाहक में क्लोन करना चाहिए जिसका मूल ओरी अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में सहायता है। दूसरा है वर्ण योग्य चिन्ह। ओरी के साथ संवाहक को वर्ण योग्य चिन्ह की आवश्यकता भी होती है जो अरूपांतरजों नॉन ट्रांसफॉर्मेट्स की पहचान व उन्हें समाप्त करने में सहायता हो और रूपांतरजों की चयनात्मक वृद्धि को होने दे। रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए के एक खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश करते हैं। आप आगे के खंडों को इस प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः एपिसिलिन, क्लोरैम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन या केनामाइसिन जैसे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध कोडित करने एंडोकोडिंग वाले जीन इकोलाई के लिए उपयोगी वर्णयोग्य चिन्ह माने जाते हैं। सामान्य इकोलाई कोशिकाओं में इनसे किसी प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध नहीं होता है। ग वाला है क्लोनिंग स्थल। तीसरा, क्लोनिंग स्थल विजातीय डीएनए को जोड़ने हेतु सामान्यतः काम के लिए जा रहे प्रतिबंधन एंजाइम के लिए संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल होना चाहिए। संवाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्थल होने पर इसके कई खंड बन जाते हैं जो जीन क्लोनिंग को जटिल बना देते हैं। विजातीय डीएनए का बंधन लिगेशन उन दोनों प्रतिजैविक ये दिया है। ई कोलाई क्लोनिंग संवाहक PBR 322 में प्रतिबंधन स्थल ये चित्र दिया गया है। प्रतिरोधी जीनों में से एक में स्थित प्रतिबंधन स्थल किया जाता है। उदाहरण, आप विजातीय डीएनए को संवाहक PBR 322 में स्थित टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के स्थल में जोड़ सकते हैं। पुनर्योगज प्लाज्मिड को टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध बाहरी डीएनए के निवेशन इंसर्शन से समाप्त हो जाता है, लेकिन रूपांतरज को टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसका अपुनर्योगज से अभी भी चयन कर सकते हैं। एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करने वाले रूपांतरजों को तब टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित कर देते हैं। पुनर्योगजों एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर तो वर्धन करेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वर्धन नहीं करेगा, लेकिन अपुनर्योगज दोनों ही प्रतिजैविक युक्त माध्यम पर वर्धन करेगा। इस मामले में एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन रूपांतरजों के चुनाव में सहायता करता है, जबकि दूसरा प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन विजातीय डीएनए के निवेशन में निष्क्रिय हो जाता है और पुनर्योगज के चुनाव में सहायता करता है। प्रतिजैविक के निष्क्रियण के कारण पुनर्योगज का चयन एक जटिल विधि, क्योंकि इसमें दो प्लेट जिसमें भिन्न भिन्न प्रतिजैविक होते हैं एक साथ प्लेटिंग की जरूरत होती है। इस कारण में वैकल्पिक वर्णयोग्य चिन्हों का विकास हुआ जो पुनर्योगज को अपुनर्योगज से इस आधार पर विभेद करता है वे वर्णकोत्पाद की
क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में रंग पैदा करने में सक्षम होते हैं। इनमें एक पुनर्योगज डीएनए को बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के कोडिंग अनुक्रम में अंतर स्थापित करते हैं, जिससे एंजाइम संश्लेषित करने वाला जीन निष्क्रिय हो जाता है, जिसे निवेशी निष्क्रियता इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। यदि जीवाणु प्लाज्मिड में संसर्गिका इंसर्ट नहीं होता, तब वर्णकोत्पादी पदार्थ की उपस्थिति में नीले रंग को निवह कॉलोनी या निवह कॉलोनी का निर्माण होता है। संसर्गिका की उपस्थिति के परिणामस्वरूप बीटा गैलेक्टोसाइडेज के निवेशीय निष्क्रियण को हो जाता है, जिससे बिना रंग वाली कॉलोनी बनती है, जिसे पुनर्योगज कॉलोनी के रूप में पहचाने जाते हैं। ये वाला है पौधे व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जीनों के पादप और जंतुओं में स्थानांतरण करना हमने जीवाणुओं और विषाणुओं से सीखा है, जिन्हें यह बात चिरकाल में पता था। वे जानते थे कि सुकेंद्रकी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के रूपांतरित करने के लिए जीनों को कैसे उपयोग किया जाएगा। वे जीवाणु तथा विषाणु जो चाहते हैं कि वैसा करने के लिए जीनों के बाध्य करते हैं। उदाहरण है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। कई द्विबीजपत्री पौधों का रोगजनक पैथोजन है। वह डीएनए के एक खंड, जिसे टी-डीएनए कहते हैं, को स्थानांतरित कर सामान्य पौधों की कोशिकाओं को अबुर्ध ट्यूमर में रूपांतरित करता है, और ये अबुर्ध कोशिकाएं रोगजनक के लिए जरूरी रसायनों का उत्पादन करते हैं। ठीक इसी तरह से जंतु कोशिकाओं में पश्च विषाणु रेट्रोवायरस सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं। रोगजनकों द्वारा अपने सुकेंद्रकी पोषी में जीन स्थानांतरण की कला को अच्छी तरह से समझकर रोगजनकों की इस विधि को उपयोग कर अच्छे संवाहक के रूप में प्रयोग कर मानव के लिए उपयोगी जीन का स्थानांतरण कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग संवाहक के रूप में अब रूपांतरित कर दिया गया है। पौधों के लिए रोगजनक नहीं है, लेकिन इसका उपयोग अपनी अभिरुचि के जीन को अनेक पौधों में स्थानांतरित करने में किया जाता है। ठीक इसी तरह से पश्च विषाणु को हानिकारक बनाकर जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है। इस तरह से जब एक जीन या डीएनए के खंड को उचित संवाहक से जोड़ दिया जाता है, तब इसे जीवाणु पौधे व जंतु परपोषी में स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ यह गुणित हो जाता है। अब इसको देख लेते हैं। सक्षम परपोषी अतिथेय पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण हेतु ये है कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम हैं। पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका जीव में निवेशन।